हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, आपको पता है हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और इस फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी या मैं कहूँ भौतिक भूगोल। और इस फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे हम लोग खत्म कर चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में। ये फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आप देखोगे ओशनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। आप पाओगे ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, इन तीनों में जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप पूरी फिजिकल ज्योग्राफी अगर देखोगे तो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी डील करती है सिर्फ कंसेप्ट से। यहाँ पे आपको समझने होते हैं कंसेप्ट, इनकी मूल अवधारणाएं, मूल जो सिद्धांत हैं वो आपको यहाँ पे समझने होते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कहता रहता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानो इसको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे से मतलब इतना अच्छे से कि आपको हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी को मैं अगर आपको याद होगा तो इनिशियल क्लासेस में हमने सिर्फ समझने की कोशिश करी थी। लास्ट में जब स्थल आकृतियों के नाम हमने सिर्फ याद करे थे, लेकिन उनका निर्माण कैसा होता है ये भी हमने सिर्फ समझा था। तो सिर्फ नाम आपको समझना है, बाकी सब चीजें आपको क्या करनी है, समझने की है। नाम याद करना है और सारी कंसेप्ट जो है वो आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। यही जो फंडा है हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे और यही करीब करीब ओशनोग्राफी में चलेगा। बाद में हम आगे जब देखेंगे मानवीय भूगोल, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे, आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, वहां पे चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। और अगर मैं भूगोल की बात करूं ना, भूगोल में ये जो फिजिकल ज्योग्राफी जो टॉपिक है, ये भूगोल की नींव है। इसके ऊपर सब आप पूरी जो भूगोल है वो निर्भर करती है। अगर आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट अच्छे से नहीं हो पाया ना, तो आप पाओगे कि आप कितना भी अच्छे से ये ऊपर वाला, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, यहाँ पे भारतीय भूगोल पढ़ लोगे आप, या मैं कहूँ आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल पढ़ लो, या आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, ये सारे जो हिस्से हैं जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब का जो आधार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी में और भी ज्यादा आप देखोगे हम लोग कितना समय लेके चल रहे हैं। हमने करीब 50 क्लासेस हम लोगों ने लगाई। किसमें? 50 क्लासेस के आसपास हमने जियोमॉर्फोलॉजी में लगाया। क्लाइमेटोलॉजी में भी अच्छी खासी क्लासेस लगती हैं। हम लोग बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। एकदम ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपने कुछ चीजें नहीं पढ़ रखी पहले से और वो चीजें हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हम लोग, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एकदम नए हैं और उनको बहुत ज्यादा पहले से नहीं आता है। वो सब लोग फ्रेश हैं और एकदम फ्रेश से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करोगे, आप भी मेरे साथ चीजों को रिवाइज करते हुए चलोगे, आप भी मेरे साथ चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे चलोगे। तो चलते हैं शुरू। हम लोग जलवायु विज्ञान में पढ़ रहे थे। हमने वायुमंडल के बारे में बात करी थी और वायुमंडल में हमने सबसे पहले देखा था तापीय विशिष्टता के आधार पर हमने 5 आधार पे किसको बांटा हुआ है, वायुमंडल को बांटा हुआ है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक आपको देखने को कौन सा मंडल देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल।
समताप मंडल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल। इस मध्य मंडल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है ताप मंडल या थर्मोस्फेयर। और इस ताप मंडल के ऊपर इसकी कोई ऊपरी सीमा हम निर्धारित नहीं करते, तो इसे कहा जाता है बाह्य मंडल। जो बाहर स्थित है, जो अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है बाह्य मंडल। इन सब में आप देखोगे हमने क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा के बारे में देखा, समताप मंडल के बाद समताप सीमा के बारे में देखा, मध्य सीमा, ताप सीमा तक हम लोग बात करते हैं, है ना। हमने ट्रोपोपॉज की बात करी, हमने स्ट्रेटोपॉज की बात करी, हमने मीजोपॉज की बात करी, हमने थर्मोपॉज की बात करी। हम लोग कभी भी एक्सोपॉज की बात नहीं करते, किसी किताब में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हमने सीमा की बात करी थी, जहां पे भी हमने पॉज की बात करी थी, वो क्या होती है, पॉज क्या होता है, पॉज होता है ऊपरी सीमा। क्या होता है, ऊपरी सीमा। और जो बाह्य मंडल है, कौन सा मंडल है, जो बाह्य मंडल है, उसमें आप पाओगे कि ये जो बाह्य मंडल है, इसमें क्या निर्धारित नहीं होती है, ऊपरी सीमा। कहां पे नहीं होती है, एक्सो स्फीयर में। क्या नहीं होती, अपर लिमिट डिसाइड हम लोग नहीं कर पाते। जब हम लोग अपर लिमिट डिसाइड नहीं कर पाते, तो कभी भी हम किसकी बात नहीं कर पाते, यहां पे एक्सो पॉज की, या मैं कहूं आपसे बाह्य सीमा की बात हम यहां पे नहीं कर पाते। इसके अलावा आपको एक चीज अच्छे से पता चली गई होगी कि जहां कहीं पे भी आपको पॉज शब्द देखने को मिल जाए, वैसे ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी पॉज होता है ना, वो पॉज यूज किया जाता है। जो सबसे नीचे आपका जो मंडल मिलता है वो है ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्षोभ सीमा है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जितने भी पॉज मिलते हैं ना, वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टिकोण से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप पाओगे कि वहां से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। जो आपके लिए समझने का चीज है वो सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाती है क्षोभ सीमा पे। क्षोभ सीमा पे आप देखोगे कि लगातार क्षोभ मंडल में तापमान कम हो रहा था, क्षोभ सीमा पे पहुंचते ही तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यहाँ ट्रोपोपॉज कहा जाता है, इसे ही क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसके बाद हमने बात करने की कोशिश करी थी कौन से मंडल में, इसके बाद हमने बात करी थी समताप मंडल की। इसकी बात करी थी समताप मंडल। समताप मंडल में हमने देखा था कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, इसके पीछे जिम्मेदार थी ये चीज, ये क्या थी, ओजोन। क्या थी ये, ओजोन, O3। अब हमने ओजोन के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करी थी। हमने देखा था ओजोन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अच्छी ओजोन जिसको हमने कहा था गुड ओजोन, और दूसरी होती है बैड ओजोन जिसको जो मिलती है आपको क्षोभ मंडल में, या मैं कहूं ट्रोपोस्फेयर में, और दूसरी होती है गुड ओजोन। यहां तक आपको चीजें पता होनी चाहिए थी, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पता भी है चीजें, ठीक है। जब गुड ओजोन और बैड ओजोन की बात करी थी, हमने एक और यहाँ पे ओजोन के बारे में चर्चा करी थी जिसको हमने कहा था ओजोन का क्षरण या ओजोन का डिप्लीशन। इसको हिंदी में कहा जाता है क्षरण, अंग्रेजी में से ही कहा जाता है डिप्लीशन। ओजोन के डिप्लीशन में हमने देखा था कि कुछ गैसें, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे क्लोरो फ्लोरो कार्बन की, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, और ये है कार्बन। ये क्लोरीन क्या करता है, इस ओजोन को तोड़ता है, और अकेला जो ऑक्सीजन है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, और चेन रिएक्शन, एक श्रृंखला अब क्रिया शुरू हो जाती है।
आपका होमवर्क ये है आज का कि ओजोन क्षरण किस किस तरीके से रोका जाए। आपने ये तो समझ लिया कि ओजोन का क्षरण कैसे होता है, ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है। अब इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पे साइन किए गए हैं, जिससे हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि ओजोन का क्षरण कम से कम हो। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ओजोन से रिलेटेड, ओजोन के क्षरण से रिलेटेड, इससे संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, उनके नाम बताने, तथा आपको यह भी बताना है कि भारत ने किस किस पे साइन किया हुआ है। आप देखोगे कि इस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछती है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखोगे, तो वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो भूगोल, एक पर्यावरण, और आपदा प्रबंधन। क्या क्या हम बात कर रहे हैं? जियोग्राफी की, हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। जब आप देखो, इनका सबका मेन सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है, भूगोल ही है। जब आप भूगोल अच्छे से पढ़ रहे हो और भूगोल में कोई ऐसी चीज आ गई जो किससे रिलेटेड है, जो संबंधित है पर्यावरण से या कुछ संबंधित है डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो आप उन चीजों को खुद से, भाई मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पर्यावरण भी बता दूं, यहीं पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा दूं। अगर ऐसा होगा तो पूरा जो हमारी क्लासेस है वो बढ़ के उनका टाइम करीब 2 से 2.5 गुना हो जाएगा। तो वो जब अगर संबंधित नहीं है, तो ये आपका काम होना चाहिए, आपका होमवर्क होना चाहिए कि आप जहां पे, जैसे हमने भूगोल में मानो पढ़ा, हमने भूकंप की बात करी, हमने ज्वालामुखी की बात करी। अब जब भूकंप और ज्वालामुखी होंगे तो किससे संबंधित हो गए? आपदा से। अब उन आपदाओं का क्या किया जाएगा? प्रबंधन भी किया जाएगा। अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन के सवाल कहाँ पे मिलेंगे? आपको पर्यावरण में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी चाहिए? साथ में रिलेट करके पढ़ते रहना चाहिए। तो यहां तक हमारी बात अच्छे से हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे जिसको हमने कहा था, कौन सा मंडल? जिसको हमने कहा था मध्य मंडल, मीजोस्फेयर हमने इसको कहा था। अच्छा, इस मीजोस्फेयर में हमने देखा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, क्या होगा इस मध्य मंडल में? इस मध्य मंडल में, या मैं कहूं इस मीजोस्फेयर में क्या होगा? जैसे जैसे ऊंचाई, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान, या मैं कहूं टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ये बिल्कुल किस प्रकार के से काम करेगा? आपको याद हो, क्षोभ मंडल की जैसे कार्य करेगा। क्षोभ मंडल की भी यही खास बात है कि ऊंचाई के साथ क्या कम होता है? तापमान कम होता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड? मध्य मंडल से रिलेटेड। ठीक है। और मीजोपॉज आपको कहाँ देखने को मिलता है? करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलता है। और ये जो मीजोपॉज होता है, इसकी हाइट क्या होती है? मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। ध्रुवों के ऊपर अलग होगी, विषुवत जो रेखा है उस पर अलग होगी, साथ ही साथ गर्मियों में कुछ अलग होगी और सर्दियों में कुछ अलग होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में इतने सारे ताप के आधार पे आपने वर्गीकरण किए, इनमें सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे ठंडा मंडल होता है आपका मध्य मंडल, जिसको कहा जाता है मीजोस्फेयर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा जा रहा, तो मान लीजिए कोई वायुमंडल से रिलेटेड आपको मुख्य परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया। अब मुख्य परीक्षा में अगर सवाल पूछा गया तो यकीन करो
100 में से जो 85 बच्चे हैं उन सब ने वो जो हमने ग्राफ देखा था वो अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये ग्राफ सब बनाएंगे वो। आप कुछ अलग आपको करना है तो आप अलग इन छोटी छोटी चीजों से ही कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मीजोस्फेयर के बाद हम लोग पहुंचे थे जिसको हमने थर्मोस्फेयर कहा था। इस थर्मोस्फेयर 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियो जो तरंगे हैं वो टकरा के वापस आती हैं। इससे मैं कह सकता हूँ कि रेडियो जो कम्युनिकेशन है, रेडियो जो संचार है, उसके लिए कौन सा मंडल बहुत जरूरी है? तापमंडल। तो क्या एकदम तापमंडल जरूरी है? तो हमने देखा था नहीं सर, तापमंडल में एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है आयन मंडल। तापमंडल में एक हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल। तापमंडल में क्या होता है? इसको कहा जाता है, तापमंडल को थर्मोस्फेयर, ये इसे कहा जाता है ताप मंडल। इसमें क्या होता है? एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है आयनोस्फेयर, इसे कहा जाता है आयन मंडल। इस आयन मंडल में क्या मिलेंगे आपको? इसमें आयन मंडल में आपको आयन मिलेंगे। आयन मतलब आवेशित कण आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये आवेशित कण क्या करते हैं? मान लो ये है आपका वो हिस्सा जिसको आप कह रहे हो आयनोस्फेयर। और यहां से पृथ्वी से आप क्या कर रहे हो? आप जो रेडियो तरंगे हैं उनको भेज रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? आवेशित कण हैं। इनसे जब टकराएंगी रेडियो तरंगे, वापस जहां पे इनको पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आप, ये होता है सेंडर और दूसरी तरफ लगा होता है रिसीवर, वहां पे रिसीव कर लिया जाएगा। तो रेडियो जो संचार है ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका आयन मंडल। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये आयनोस्फेयर में आयन कहां से आए? आयनोस्फेयर में, या मैं कहूं इस आयन मंडल में, इस आयन मंडल में या इस आयनोस्फेयर में, ये जो आप बात कर रहे हो कि सर आयन से टकरा के आ जाएंगे, आयन आए कहां से? आयन कहां से आए? तो हमने ये देखा था कि वायुमंडल इतनी ऊंचाई पे, क्या वायुमंडल इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद क्या हो चुका है? विरल हो चुका है। विरल हो चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे जो सूर्य से आने वाले जो भी पवने हैं, जो भी किरणें हैं, उनके कारण यहाँ पे जो मौजूदा हल्की गैसें होंगी वो किस में परिवर्तित हो जाती है? इन आयनों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या होता है, मान लो ये मान लेते हैं कोई गैस है जिसको मैं एक्स नाम दे रहा हूं। ठीक है, एक्स का एक केंद्रक है। इस केंद्रक में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक जिसे कहा जाता है प्रोटॉन, इसके नाभिक में है ना, और दूसरा है न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इसकी जो कक्षा होती है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको? इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। ये आयन कैसे बनता है? जब सूर्य का प्रकाश किस रूप में इनके पास पहुंच रहा है? सूर्य का प्रकाश आपको पता है यहाँ पे पहुंच रहा है फोटोन के रूप में। इस फोटोन के कारण एक एनर्जी, एक ऊर्जा इनको मिलती है। यहाँ पे दाब बहुत कम है, बहुत विरल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, क्या होगा? इससे या तो अलग हो जाएगा। अगर इससे मान लो ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, मतलब एक नेगेटिव चीज इससे चली गई, तो ये धनायन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पे आके जुड़ गया। अगर जुड़ा
तो इस पे क्या होगा, इस पे आ जाएगा ऋण आयन। तो इस प्रकार क्या होता है, आयनों का निर्माण होता है, और वो कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको आयन मंडल में देखने को मिलेंगे। और इन आयनों का क्या उपयोग है, इन आयनों का उपयोग ये है कि ये रेडियो संचार में मदद करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात करी थी, और इस प्रक्रिया को आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग, आयनन कहते हैं, इसी को कहा जाता है आयनाइजेशन। क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन इसको कहा जाता है। इसमें कुछ पैराबैंगनी किरणों का भी रोल होता है, लेकिन उतने डेप्थ में हमको नहीं जाना, हमको बेसिक से इतना समझना है कि आयनन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। लास्ट है वायुमंडल, या इसे कहा जाता है एग्जोस्फेयर। अब जो अब हालांकि देखो, अगर आप आयन मंडल को भी देखोगे, और आप में से कुछ लोग इंजीनियर हैं, और उनकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रही होगी, तो उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। ये जो आयन मंडल होता है, इसमें भी फिर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। उतने डेप्थ में हमको तो नहीं जाना है, क्योंकि यूपीएससी उस तरीके के सवाल नहीं पूछती है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी वायुमंडल, या इसको हमने कहा था एग्जोस्फेयर। ये वायुमंडल सबसे ऊपर है, सबसे बाहरी परत है। यहाँ पे क्या होता है, चुंबक, इसमें दो मंडल आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें प्रमुख है यहाँ पे चुंबक मंडल। कौन सा मंडल, ये चुंबक मंडल। क्यों ये चुंबक मंडल प्रमुख है, आपको याद होगा हमने जियोमॉर्फोलॉजी में देखा था कि पृथ्वी के अंदर एक छुपी हुई क्या है, चुंबक, एक मैग्नेट है। और उस मैग्नेट के कारण क्या होता है, ध्रुवों पे जब सौर पवनें आती हैं, सौर पवनों के साथ ये जो आयन होते हैं ये मिलते हैं, और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं, तो कौन सी लाइट बनती है, तो अरोरा लाइट बनती हैं। अरोरा दो प्रकार हमने देखा था, एक तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति, एक दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, हमने उसको कहा था। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस नाम से पता लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, तो ये दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है। और दूसरी होती है अरोरा बोरियोलिस, ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है उत्तरी ध्रुव की। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सममंडल और विषम मंडल, ये आपको पता है कि जहां पे अनुपात बराबर रहेगा हमेशा, वो क्या होगा, वो होगा सममंडल। इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसको होमो कहा जाता है। तो होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर। होमो अगर कहीं पे भी शब्द आपको देखने को मिल गया, तो होमो का मतलब होगा एक जैसा। तो एक जैसा हमेशा क्या रहता है, ये सममंडल। तो क्या आज भी ये एक जैसा है, तो नहीं, आज इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद ईंधन हम जब जलाते हैं, जिनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं हम लोग, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉक्स जिसको हमने देखा था, ये सब वातावरण वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जब गैसें हम लगातार कुछ जला के इनमें वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनका जो संगठन है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। तो अब धीमे धीमे परिवर्तन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सममंडल में भी देखने को मिल रहा है। क्या ये सममंडल ऊपर भाग में मिलेगा या वायुमंडल के निचले भाग में, तो पृथ्वी की सतह के निकट, मतलब निचले भाग का नाम क्या है, इसे कहा जाता है सममंडल। कितनी ऊंचाई होगी इसकी, इसकी ऊंचाई आपको करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको कहा था कि ये आपको खुद से पढ़ना है। इसके बाद हमने बात करी थी विषम मंडल की। अब जब विषम मंडल की हमने बात करी थी, तो हमने देखा था इसमें भी बहुत सारी क्या मिलती हैं, आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी परतें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप देखोगे इसमें एटॉमिक नाइट्रोजन परत देखने को मिलेगी, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, फिर हीलियम देखने को मिलेगी, और लास्ट में हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगी। अब आप में से कुछ लोगों का ये कमेंट आया था कि साहब पहले हीलियम और हाइड्रोजन क्यों नहीं है, तो हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो कैसी गैस है, वो हल्की गैस है, तो हमेशा ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने अगर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेले में गए हैं, और मेले में गुब्बारे पहले मिला करते थे, और हीलियम गैस उनमें भरी जाती थी। हीलियम गैस चूंकि बहुत हल्की गैस होती थी, तो उन गुब्बारों को जब छोड़ा जाता था तो वो गुब्बारे ऊपर चले जाते थे, है ना। कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जिनको आप गिराओगे तो नीचे जमीन पे गिर जाएंगे, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ोगे तो कहाँ चले जाएंगे, वो आसमान में चले जाएंगे। तो वो जो हीलियम गैस भरी जाती थी, वो सिलेंडर से भरते थे, है ना। इंसान जब फूंक मार के हवा भरेगा किसी गुब्बारे में, तो वो जो हवा होगी उसमें हीलियम नहीं होगी, इसलिए वो गुब्बारा क्या होता है, भारी गैसें होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है, वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो भारी गैसों का होता है। जब हीलियम होता है तो हीलियम हल्की गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम ये आपको ऊपर देखने को मिलेंगी।
तो सबसे ऊपर जो गैस देखने को, या मैं कहूँ सबसे ऊपर जो परत आपको देखने को मिलेगी वो है एटॉमिक हाइड्रोजन परत। फिर हम शुरू करते हैं जिसको हमने नाम दिया था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या वायुमंडलीय तापमान। तो वायुमंडल में हमने तापमान के आधार पे विभाजन तो कर दिया। अब ये देखना है कि क्या वायुमंडल में सब जगह तापमान आपको बराबर देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना है कि इस ताप का स्रोत क्या है, क्यों वायुमंडल गर्म होता है, क्यों वायुमंडल ठंडा होता है। अक्षांशों के आधार पर किस प्रकार विभाजन हो सकता है, हर जगह अलग अलग वायुमंडल का तापमान आपको देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों होता है, और इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा बजट, जिसे कहा जाता है हीट बजट ऑफ अर्थ, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं ना, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार पढ़ने के बाद उससे नहीं डरोगे। तो चलते हैं वायुमंडलीय तापमान के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, सूर्य ताप इसको कहा जाता है, सूर्य ताप, सौर ताप भी इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है इंसोलेशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि साहब ये इंसोलेशन क्या बीमारी है। इंसोलेशन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये बीच बीच में कैपिटल लेटर्स क्यों लिखे और बाकी शॉर्ट लेटर्स क्यों लिखे। तो इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो इनका मतलब है ये होता है इन कमिंग। क्या होता है ये? इन कमिंग। इन कमिंग का मतलब आना। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब है सोलर, और लास्ट आपको देखने को मिल रहा है शन। ये कहां से आया है? ये आया है रेडिएशन से, विकिरण, जिसको कहा जाता है विकिरण। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंसोलेशन। इसको हिंदी में आप क्या कहते हो? सौर ताप कहते हो, या सूर्य ताप भी इसको कहा जा सकता है। सूर्य ताप, ये कहीं कहीं पे इसको सौर ताप भी लिखा जाता है ना। तो नाम बता रहा है आपको वो ताप जो आपको कहां से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो सोलर विकिरण, वो सोलर विकिरण जो हमारे पास आ रहे हैं, तो इनका स्रोत कहां पे होगा? इनका स्रोत आपको दिख रहा है सूर्य होगा, और सूर्य के साथ साथ आपको पता लग रहा है कि आ कहां रहे हैं? ये पृथ्वी पे आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनको कहा जाता है। तो जो पृथ्वी पे, या मैं कहूँ वायुमंडल में जो भी तापमान आपको परिवर्तित होते हुए दिख रहा है, या वायुमंडल का जो भी तापन हो रहा है, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदार कौन है? ये सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन, इसको कहा जाता है। इनको इनकमिंग सोलर रेडिएशन हम लोग कहते हैं। ये सोलर रेडिएशन क्या करते हैं? अगर मान लो ये सोलर रेडिएशन नहीं होते तो क्या दिक्कत हो सकती थी? तो ये दिक्कत हो सकती थी कि जीवन जो आप पृथ्वी पर देखते हो वो नहीं होता, पृथ्वी एक बर्फ का गोला होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भूपृष्ठ तथा वायुमंडलीय ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के गुरुत्व बल तथा अंतर्जातीय बलों के द्वारा भी नगण्य मात्रा में पृथ्वी एवं जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचार होता है। अब देखो, मैं आपसे ये कहूं कि वायुमंडल, या मैं कहूं आपको कि जो पृथ्वी है इसमें क्या हो रहा है? इसका तापमान बढ़ रहा है। इसके पीछे कोई कारक होगा जो इसको कर रहा होगा। ये दो भागों में आप विभाजित कर सकते हो, है ना। दो भाग कौन से? मान लो ये 100% है, तो करीब 99% जो कार्य है ना, या मैं कहूं 99.99, 99.99 जो ये काम है, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है
सूर्य। कौन कर रहा है? ये कर रहा है सूर्य। कुछ कौन कर रहा है? कुछ ही पृथ्वी भी कर रही है। अब सर पृथ्वी कैसे करती है? मतलब ये ऐसी बात है कि पृथ्वी खुद का तापमान बढ़ा रही है, तो पृथ्वी खुद का तापमान कैसे बढ़ा सकती है? तो पृथ्वी जो तापमान बढ़ा सकती है, पृथ्वी के अंतर्जात बल होते हैं, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा है, पृथ्वी की वो ऊष्मा जब बाहर आ जाती है तो पृथ्वी कुछ वायुमंडल का कुछ तापमान वहां पे कुछ देर के लिए या कुछ बहुत छोटी जगह में क्या करेगी? बढ़ा देगी। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो वहां का क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। वहां पे तापमान क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां पे अंतरजातीय बलों के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो यही कारण है कि एक नगण्य मात्रा में पृथ्वी भी अपने तापमान में वृद्धि करती है, वायुमंडल में कुछ ताप देती है। बाकी जो मेजोरिटी का काम है, जो मुख्यतः तापमान बढ़ता है, उसके पीछे कौन रीजन है? उसके पीछे सूर्य रीजन है। आगे चलते हैं। सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती रहती है। ये जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना, लघु तरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे धीमे धीमे आप समझ जाओगे। लेकिन सूर्य से जो भी किरणें निकल रही हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगों के रूप में वो निकलती हैं, विकिरित होती हैं। और सूर्य से विकिरित होने वाले इस ताप को सूर्य ताप इंसोलेशन कहा जाता है। बाह्य सतह से यह ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। इस बाह्य सतह को फोटोस्फेरिक, ये हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो, हमने जियोमॉर्फोलॉजी में जब सूर्य के बारे में देखा था तो हमने देखा था फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर से ऊर्जा का विद्युत चंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? विकिरण होता है। अब इसमें दो शब्द आपने पढ़े जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है ये लघु तरंग, शॉर्ट वेव। दूसरा क्या है? दूसरा है ये जिसको आप कह रहे हो विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है ये? ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब ये दो शब्द हमने क्यों लिखे इस पूरे पैराग्राफ में, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो लघु तरंग की बात कर लेते हैं। देखो लघु तरंग तो बहुत इजी सी चीज है, इसमें आपको कुछ ज्यादा, हमने तरंग दैर्घ्य की बात करी थी। तरंग दैर्घ्य के आधार पर तरंगी क्या हो सकती है? एक तो इसका तरंग दैर्घ्य आपको देखने को मिल रहा है ये। अब मान लो इससे कोई छोटा तरंग दैर्घ्य वाली आपको तरंग देखने को मिल जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप लघु तरंग कह दोगे। ये तो है लघु तरंग और ये है दीर्घ तरंग। तो लघु तरंगों के रूप में सौर जो किरणें हैं वो विकिरित होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आप ये समझ लो, ये जो वायुमंडल है ना, ये लघु तरंगों को तो आने देता है, लेकिन ये जो पृथ्वी की सतह पे जब ये लघु तरंगें आके टकराती हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं? दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। और इन दीर्घ तरंगों को ये जाने नहीं देता। ये जो दरवाजा है ये वायुमंडल का सिर्फ लघु तरंगों के लिए खुला हुआ है, दीर्घ के लिए नहीं खुला हुआ। तो दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता। अगर दीर्घ तरंगों को नहीं जाने देगा तो क्या होगा? वह पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये शब्द हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट था। दूसरा इसमें हमने बात करी थी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जिसे कहा था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये शब्द हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि सब माध्यम या मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसे। देखो आपने आवाज, आवाज भी क्या एक प्रकार की तरंग है। आप अंतरिक्ष में अगर जाओगे तो अंतरिक्ष में आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। इसको आप ऐसे समझो कि अंतरिक्ष में बहुत सारी टक्करें हो रही होंगी, बहुत सारे जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे कहीं ना कहीं।
उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती। लेकिन सूर्य हमसे कितना दूर है, हम देखेंगे आज सूर्य हमसे कितना दूर है। इतना दूर होने के बावजूद उसका प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। प्रकाश हम तक पहुंच रहा है लेकिन आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो प्रकाश जो होता है वो कैसी तरंग है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये जो अंतरिक्ष जहां पे कोई माध्यम नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है? माध्यम नहीं है, वहां से भी क्या होता है? प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो साउंड वेव होती हैं, इनको किसकी जरूरत पड़ती है? इनको जरूरत पड़ती है माध्यम की। अगर माध्यम नहीं है तो ये नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर नहीं होता प्रकाश, तो शायद प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच पाता और एक काला ग्रह बन के रह जाता पृथ्वी। तो चूंकि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से ये कहां पहुंच जाता है? ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सूर्य देवता है, ये रोशनी दे रहे हैं। अब ये जब रोशनी आती है, आने वाली सौर विकिरण आप यहाँ पे देख रहे हो, इनके साथ क्या क्या होता है? कुछ परावर्तन हो जाता है, कुछ टकरा के वापस चली जाती हैं, कुछ अवशोषित हो जाती हैं, कुछ ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है और कुछ पृथ्वी पे पहुंचती है, जिससे जो काम होता है पृथ्वी पे, जो पृथ्वी की ऊष्मा पृथ्वी को मिलती रहती है और जो जीव जंतु हैं उनका जो भी रोजमर्रा का काम है वो यहाँ पे चलता रहता है। अगर ये सौर विकिरण यहाँ पे नहीं होते तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती और यहाँ पे जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हो वो भी नहीं होते। तो हम देखेंगे भी आगे, हमने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। आप देखोगे कि विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे आगे देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं सूर्य ताप का वितरण। सूर्य ताप का वितरण आप मुझे बताइए कि सूर्य ताप का वितरण, या मैं कहूं सूर्य ताप कहाँ ज्यादा प्राप्त होगा? ध्रुवों पे ज्यादा प्राप्त होगा या विषुवत रेखा पे ज्यादा प्राप्त होगा? इसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं यह है आपका, यहाँ पे आपका सूर्य है, यह है आपका सन, यह है आपका सूर्य। इस सूर्य से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही हैं, लघु तरंगे हैं ये। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये पृथ्वी है, ये अर्थ है। ये तरंगे आप देख रहे हो, ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पहुंच रही है और ये तरंगे यहाँ पे ध्रुवों पे पहुंच रही हैं। तो जब यहाँ पे तरंगे पहुंचती हैं तो आप देख रहे हो कि एकदम सीधी तरंग यहाँ पे पहुंच रही है। तो विषुवत रेखा पे एकदम सीधी तरंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोइड है। हमको पता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है। ये हमने गोला बना रखा है। पृथ्वी की आकृति कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से तो कैसी है? चपटी। इस प्रकार की आकृति है। तो यहाँ पे एकदम सीधी किरणें और यहाँ पे एकदम तिरछी किरणें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें पता है सूर्य ताप का वितरण अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा सूर्य ताप कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा, भूमध्य रेखा पे होगा। और सबसे कम सूर्य ताप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा ध्रुवों पे। अब इस आधार पे हमने पृथ्वी को कुछ भागों में विभाजित भी कर रखा है। अब वो कौन कौन से भाग होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप हर चीज समझ गए होंगे और पृथ्वी पे सूर्यताप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सूर्यताप क्या क्या कार्य करता है, सूर्यताप आता कहां से, ये सब चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कल मिलते हैं इस सौर्यताप के वितरण के साथ। सौर्यताप के वितरण में आप पाएंगे, जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी की पहले क्लासेस ले रखी हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि हमने
ये सॉर्थ आपका जो वितरण है, जैसे बात की जाए कि टॉरिड जोन, बात की जाएगी टेम्परेट जोन और बात की जाएगी फ्रिजिड जोन की, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नए हैं, जो सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जो लोग शुरू से फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, वो साथ-साथ आप देख रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी की कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो आप साथ-साथ मेरे साथ-साथ रिवाइज करते जाएँ। क्लास की पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी से मिल जाएगी। और जिन भी लोगों को स्टडी IQ IAS फाउंडेशन के बैच में जुड़ना है, वो यूज़ करें कोड MB लाइव। और जैसे ही आप कोड MB लाइव यूज़ करते हो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है वहाँ पे, वो आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि 7 तारीख से आपका बैच शुरू हो रहा है, तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए। वैसे बहुत कम लिमिटेड सीट्स बची हैं और जो बैच शुरू हो रहा है, बैच नंबर 6, वो ज्योग्राफी भूगोल की कक्षाओं से ही शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग भूगोल से ही शुरू करेंगे, मैं ही आपको भूगोल पढ़ाऊँगा। तो फटाफट से यूज़ कीजिए MB लाइव कोड और फटाफट से एनरोल कीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए ना। अपना ध्यान रखना, रिवाइज करते रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।